हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट एक्सप्लेनेशन। तो हमने ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्लास 9th का चैप्टर बायोलॉजी का ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर, इसका हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट मैंने बना दिया है। उसमें हमने सेल को कवर किया था। सेल में मतलब माइक्रोस्कोप में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे देखिएगा, और ऑनियन पील पे वो भी हमने कर लिया था। उसका स्ट्रक्चर भी कर लिया था, सेल कितने कितने शेप का होता है वो भी कर लिया था। और उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, और हमने क्या कर लिया था, सेल वॉल भी हमने, ये डिफ्यूजन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और सेल वॉल भी हमने किया था। ठीक है, आज हम करेंगे न्यूक्लियस को कवर करेंगे। तो न्यूक्लियस का ये जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ये मैंने जो अपना सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दिया था। एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस कैसे दिखेगा आप जब सेल पे करेंगे, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपनी पूरी प्लेलिस्ट का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो उसको कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये सेल है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस है तो वो डबल लेयर से कवर होगा। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ हमारा, ठीक है, इसमें डबल लेयर से ये कवर होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाहर कोई मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, बाहर मतलब या न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ठीक है, या फिर कहाँ जा रहा है, या फिर कोई सेल से बाहर भी जा रहा है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स के थ्रू। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद कह सकते हैं आप, उसके थ्रू ही न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में कुछ जा सकता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये कब काम आते हैं, जब सेल डिवाइड होती है ना, एक सेल से दो सेल जब बनती हैं, तो इस टाइम पे क्रोमोसोम भी एक सेल से, जिसमें 4 क्रोमोसोम होंगे तो दो दो ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जिनसे पेरेंट्स से उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं, ऑफस्प्रिंग, उनमें ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स से अगर हमारे अंदर कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ हैं तो ये क्रोमोसोम्स की वजह से ही है। हमारे पेरेंट्स से हम में आई तो उनके जैसी ही क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स से जो हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है एक सेल से दूसरे में जाती है, किस फॉर्म में जाती है, ये डीएनए की फॉर्म में जाती है। डीएनए के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये आजकल बहुत बॉलीवुड और सीरियल्स में कॉमन है। ठीक है, तो डीएनए का टेस्ट करा लो तो पता चल जाएगा उसके पापा कौन है, मम्मी कौन है। ठीक है, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलके। ठीक है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी, जो भी मतलब एक सेल से दूसरे सेल में अगर कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी ये सब डीएनए में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये फंक्शनल सेगमेंट होता है कुछ डीएनए में है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। जैसे ये डीएनए हुआ,
2 स्ट्रैंड, तो इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन्स। ठीक है। In a cell which is not dividing, DNA is present in a part of chromatin material। ठीक है, जब ये सेल है, ठीक है, एक कोई सेल है, वो अभी डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये जो जीन्स होंगे, डीएनए होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होगा। और क्रोमेटिन मटेरियल कैसे दिखता है, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जो धागे बिधे होते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होते हैं ना, उलझ जाते हैं वो। ठीक है, तो ये इसी तरीके कुछ क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में होता है जब कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बन रही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होगा। और जब सेल डिवाइड होने लगती है तो ये क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ऐसे अपनी शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम व्हेन, जो भी डिवीजन होने वाला होगा तो उस टाइम पे, व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ओके, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, ऑफस्प्रिंग आ रही है इसकी, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, तो न्यूक्लियस ही होता है जो डिटरमाइन करता है कि सेल कैसे डेवलप होगी। ठीक है, उसमें कौन सी केमिकल एक्टिविटी, सेल को भी तो कुछ काम करना पड़ता है ना, क्या कौन सी केमिकल एक्टिविटी करनी होती है, उसकी मैच्योरिटी कैसे होगी, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में रहेगी, सेल के कुछ शेप होते हैं ना, तो न्यूक्लियस ही होता है जो ये सब कुछ डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम ऑर्गेनिल्स लाइक बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत पुअरली डिफाइंड रहता है। जैसे न्यूक्लियस है तो अच्छे से फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको 2 लेयर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लिक एसिड्स होंगी इसकी, तो वो कहाँ होंगी, अनडिफाइंड होंगी, बिल्कुल अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इधर 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 कुछ कुछ उसकी होगा, उसका मटेरियल न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो उसमें न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोक्योरेटिक्स। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पुराने, प्रिमिटिव मतलब पुराने, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रोक्योरेटिक सेल जो होती हैं उसमें क्या नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो सेल में, जैसे ये सेल हुई तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पे कुछ गोल्गी बॉडी होंगे। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे प्रोक्योरेटिक सेल में। और ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी हुई, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब कुछ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको रेफरेंस बता रही हूँ प्रोक्योरेटिक यूकैरियोटिक में, तो आप एक जगह लिखते जाइए, प्रोक्योरेटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनी फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो फंक्शंस ये माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी करती है यूकैरियोटिक्स में, तो ये फंक्शन प्रोक्योरेटिक में कौन करेगा, प्रोक्योरेटिक में भी तो करना होगा ना, प्रिमिटिव है तो क्या हुआ, उसमें फंक्शंस तो सारे होते हैं ना, तो ये फंक्शन कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस
की प्रोसेस होती में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोक्योरेटिक में वो कैसी होती है, तो उसमें प्रोक्योरेटिक बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल किसमें, वेसिकल्स में। वेसिकल्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गई, कुछ डिफाइंड नहीं है उसकी मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। और यूकैरियोटिक में ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स में, जो कि बहुत हाईली डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हैं जो आप लिख लीजिए प्रोक्योरेटिक में और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। जो प्रोक्योरेटिक सेल का एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रोक्योरेटिक ये पूरी सेल है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है सेल वॉल है प्रेजेंट, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। तो एक प्रिमिटिव प्रोक्योरेटिक सेल है। अब हम इसके में कवर करेंगे साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है। जैसे ये सेल हुई, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस और यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो फ्लूइड होगा, वाटरी सब्सटेंस होगा, फ्लूइड जो भी जितना भी होगा जिसमें सारे ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो साइटोप्लाज्म को हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑनियन पील का, और एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हमने की थी ऑनियन पील पे, और एक की थी ह्यूमन चीक सेल्स पे, ठीक है। तो उन दोनों में हमने क्या देखा था कि एक लार्ज रीजन है जो कि एनक्लोज्ड है सेल से, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर आता है, और वो रीजन जो है वो बहुत लिटिल स्टेन लेता है, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल थी उसमें सिर्फ न्यूक्लियस था जो डार्क डार्क दिख रहा था, और ये जो पूरा पोर्शन है ये लाइट, जब भी इसमें आप कोई भी सबसे मतलब स्टेनिंग करने के लिए डालोगे इसमें मिथिलीन ब्लू या सेफ्रेनिन एक्सपेरिमेंट्स में, तो ये बहुत लाइट, इसका पोर्शन जो साइटोप्लाज्म का एरिया होगा वो बहुत ही ये वाला साइटोप्लाज्म का रीजन हुआ, ठीक है। इसमें ही सारे गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ही प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के रीजन में, ठीक है। तो ये बहुत लाइट स्टेन होगा, कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये कवर किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से पूरा कवर होता है। ये सेल मेम्ब्रेन हुई, इधर इधर पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है साइटोप्लाज्म कौन सा है, और आप जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, वो भी आपको ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मैंने आपको बताया ही है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते सबका एक अपना अपना काम होता है, ठीक है। और जो इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं वो एनक्लोज किससे होते हैं, चारों तरफ से घिरे किससे होते हैं, एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब ऑर्गेनल होगा तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसीलिए उनको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। प्रोक्योरेटिक बिहाइंड एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन सेल बाउंड स्ट्रक्चर ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है। तो प्रोक्योरेटिक जो सेल थे मैंने आपको बताया, इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूकैरियोटिक में पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये प्रोक्योरेटिक से ज़्यादा अच्छे, आप कह सकते हैं यूकैरियोटिक ज़्यादा अच्छे होंगे सेल कंपैरेटिव टू प्रोक्योरेटिक। उसके बाद क्या है,
सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन इलस्ट्रेटेड इन एग्जाम्पल। तो जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस मतलब जो आप कह सकते हैं उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप कि उसका मतलब क्या, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे वायरसेस में मेम्ब्रेन नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, तो वो जब तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई नहीं देती है, जब तक वो किसी के मतलब अंदर लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए मेम्ब्रेन का फ़र्क, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें क्या होता है। तो इसमें ये प्रोक्योरेटिक और यूक्योरेटिक सेल का डिफरेंस दिया है। तो ऐसे ही आपको और भी डिफरेंस इकट्ठा करके इस तरीके से टेबल बना लेनी है और लर्न करना है कि प्रोक्योरेटिक का साइज़ कितना कितना होता है। तो 1 to 10 माइक्रोमीटर तक का प्रोक्योरेटिक का साइज़ होता है। 1 to 10 मतलब बहुत छोटे होते हैं प्रोक्योरेटिक, ठीक है, स्मॉल साइज़ के होते हैं। और यूक्योरेटिक कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं ये, ठीक है। और प्रोक्योरेटिक में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें फिल करना है। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और यूक्योरेटिक में ये कैसा होता है, डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाई होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन से, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो यहाँ आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ये जूम ज़्यादा ही हो गया तो आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है। और कौन सा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अपनी कोशिश करिए अपनी बुक साथ में खोल के रखें, ठीक है। और क्या है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। सो लेट्स स्टडी सेल ऑर्गेनेल्स। अब इनके बारे में ही हमें पढ़ना है। ये जूम 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 कैसा हो रहा है। सो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये मार्क जहाँ से हो रहा है वहाँ पे देखिए आप, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है उसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्गी एपेटस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो ये मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया है। ये सेंट्रियोल है, ये लाइसोसोम, ठीक है, ये सारे हो गए। तो मैं आपको स्ट्रक्चर आप इसको इनके अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लाइसोसोम का ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये स्मूथ से दिख रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारे सब कुछ जो आ रहे हैं इसमें ये सेल में ही है, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स ही कहलाते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो सारी जितनी भी सेल होती हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। क्यों कवर होती हैं, जिससे उनका जो सेल का कंटेंट है, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन से क्यों कवर है, जिससे ये बाहर का जो इन्वायरमेंट है इससे ये अपने अंदर के जितना भी कंटेंट है सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको सेपरेट रख सकें, है ना, सेपरेट रख सकें, इसलिए इसमें मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम multicellular organism need a lot of chemical activities
टू सपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, हमें कितना काम करना होता है, हम कितना उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, हाँ, और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो हमारी सेल्स को भी मतलब बहुत काम करना होता है ना, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हमारा ब्रेन, लिवर, है ना, किडनी, अलग अलग सेल्स होती हैं सब जगह। तो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा? हम आएंगे। हम एक सेल से तो मिलके बने नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं ना, ठीक है। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए सेल को क्या चाहिए होता है? इन सब ऑर्गेनेल्स की मदद चाहिए होती है, ठीक है। तो कीप दीज एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट काइंड सेपरेट from each other, these cells use membrane bound लिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सब की मदद ली जाती है। सबका अलग अलग काम दे दिया जाता है, फिर इनकी मदद से हम ये कॉम्प्लेक्स जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन सब को करते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फीचर किसका होता है? यूकैरियोटिक्स का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स हैं उनमें तो ये मतलब प्रेजेंट ही नहीं होती हैं, तो इनका तो मतलब ही नहीं है। तो ये सब किस में होंगे? यूकैरियोटिक में होंगे, ठीक है। और ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कब दिखेंगे हमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे, हमें अपनी आँखों से नहीं दिखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये हमें तब ही दिखेंगे, ठीक है। वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया अपने प्रीवियस सेक्शन में, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी होती है सेल का ऑर्गेनेल्स? जल्दी जल्दी बताइए, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये क्या सब क्या कहलाती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ये सब जो हैं इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है, बहुत ही क्रूशियल फंक्शन होता है एक सेल में इन सब का, ठीक है। तो इनकी लोकेशन मैंने आपको दिखा ही दी। अब हम इनके सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है? एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, इसमें ट्यूब्स भी होते हैं कुछ और शीट्स भी होती है। ट्यूब्स कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे ट्यूब्स होते हैं ना हमारे, ट्यूब्स ऐसे ऐसे। तो ये लार्ज ऐसे ऐसे कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, और कभी कभार ये शीट्स की फॉर्म में भी होता है, ऐसे पतले पतले शीट्स की फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें लॉन्ग ट्यूब्स भी होते हैं, ठीक है, और राउंड भी होते हैं, ऑब्लिक बैग्स भी होते हैं कुछ। बैग्स मतलब वेसिकल्स, और बैग्स मतलब गोल गोल से कुछ स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से, आई थिंक, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, ये उसी से बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 तरह की होती है। कौन सी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी कहते हैं, ठीक है। ये स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती हैं, स्मूथ और रफ। तो हमने इसका स्ट्रक्चर में देखा था ना, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको अभी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जब हम, तो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ गए हमारे, कहाँ थे हम? तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक, है ना, जो रेटिकुलम। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? हमें रफ दिखाई देती है, इसलिए उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया। रफ क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके सरफेस, जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ तो इसमें कुछ कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हुए, इसमें क्या बोलेंगे? राइबोसोम। उसकी वजह से ये थोड़ी सी रफ नज़र आई। रफ मतलब होता है ना खुरदुरा सा नज़र आया, ठीक है, दाने दाने से नज़र आए इसमें, तो उसको
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया गया, ठीक है। ये इसके सरफेस से अटैच होते हैं और ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये एक्टिव, जितनी भी एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। सेल में प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, सेल को भी तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, ये राइबोसोम करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन देन सेंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन होते हैं फिर वो सेल में जहाँ पे भी जो भी पार्ट में जो भी ऑर्गेनेल को ज़रूरत होती है उसको भेज दिए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड्स मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और फैट मॉलिक्यूल में मदद कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल का, ठीक है। सेल में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सम ऑफ दीज प्रोटीन लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग अप अ सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो प्रोटीन और लिपिड से ही मिलके बनी होती है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं, ये फंक्शन करते हैं एक ऐसा एंजाइम और हार्मोन, ठीक है। तो जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो इस तरीके से एंजाइम और हार्मोन की तरह लाइक फंक्शन करते हैं इस सेल में, ठीक है। ऑल्दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेटली अपीयर्स डिफरेंट इन सेल्स, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट नेटवर्क की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, सब जगह सेम तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस दिखा, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बेसिक ऑलमोस्ट सेम होता है, जो अपीयरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू serve as transport of material, especially protein, between various regions of cytoplasm or between cytoplasm and nucleus, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफ़र की मटेरियल में भी रोल हेल्प करता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन जब ये बनाता है तो उसको ट्रांसफ़र करता है, किसको करता है, साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को, ठीक है। साइटोप्लाज्म में करेगा, न्यूक्लियस में करेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, ये एक फ्रेमवर्क साइटोप्लाज्म में देता है जिसमें क्या होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती हैं, इसको मतलब जगह देता है सारी प्रोसेस करने में, कौन, जैसे बायोकेमिकल कुछ एक्टिविटीज़ हुई सेल में तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होंगी, ठीक है। और ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहाँ होती हैं, लिवर सेल्स में होती हैं, जो कि एनिमल्स में होती हैं, और कुछ जो कि होते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आप ये ऐसे कह सकते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लिवर सेल्स में होती हैं, वर्टिब्रेट्स में, जिसकी हेल्प कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या है, डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन और ड्रग्स को, जैसे बहुत सारे लोग ये जो पॉइजन लेते हैं या ड्रग्स खा लेते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में कौन हेल्प करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और बहुत सारे मेडिसिन में भी उनको ड्रग बोलते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब उसको हमारी बॉडी को उससे ज़्यादा हार्म ना हो, तो उसमें कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें ये थोड़ा डिफरेंस रहता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सबसे पहला तो इसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, और क्या होता है, जो प्लांट सेल में ही होती है, और जो वैक्यूल्स होती हैं
वो बहुत लार्ज होती हैं प्लांट सेल में कंपैरेटिव टू एनिमल सेल में। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये तो स्ट्रक्चर सेम होता है, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो आपको होमवर्क में यही करना है कि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो गोल्गी एपरेटस देख लेते हैं हम एक बारी। तो ये गोल्गी एपरेटस है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये गोल्गी एपरेटस है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे 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 होता है। ठीक है, बेसिक सा आप समझ लीजिए। लेट्स स्टार्ट गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, तो एक कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था गोल्गी एपरेटस को पहली बार। तो ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये इनके बायो के बारे में कब इन्होंने डिस्क्राइब किया और क्या क्या किया इन्होंने डिस्कवरीज, तो आप इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अभी पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ आपको, आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है तो समझाने वाला। ठीक है, तो इसीलिए गोल्गी एपरेटस का नाम गोल्गी एपरेटस है क्योंकि इसको कैमिलियो गोल्गी ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कि गोल्गी एपरेटस नाम की कोई चीज़ होती है सेल में, ऑर्गेनेल होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ दिखता है इसका स्ट्रक्चर। सैक, फ्लैट इन सैक मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, फ्लैट इन सैक होते हैं। और क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक ऑफ सिस्टर्न। ठीक है, तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो वो पैरेलल ऐसे ऐसे पैरेलल ही अरेंज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं किससे, इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा ना ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये इससे कुछ कुछ हैव कनेक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, कैसे कनेक्शन होते हैं, और कनेक्शन होते हैं तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं कनेक्ट करके एक दूसरे से, यानी बहुत ही मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कैरी करना होता है, इसलिए ये कनेक्शंस बना लेते हैं गोल्गी बॉडी किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये पैरेलल अरेंज होती हैं, ये तो हो गया था। ठीक है, और एक पूरा कॉम्प्लेक्स सा सेलुलर सिस्टम बना लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्यों कनेक्शन बनाते हैं, ये आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, कौन सा मटेरियल बना रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर कर रहा था, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा था ना, हमने पढ़ा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना रहा था, है ना। तो ये क्या करेगा, गोल्गी बॉडी क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे डिस्पैच, जो पैकेजिंग होनी होगी प्रोटीन की, हाँ, और डिस्पैच मतलब जैसे जो हमारी डिलीवरी नहीं आती है, जैसे अमेज़ॉन से बताते हैं कि आपका जो पैकेट आपने जो मंगाया है वो पैक्ड हो चुका है, डिस्पैच होगा, तो वैसा वैसा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है आगे, वो कौन करता है, उसको गोल्गी बॉडी एपरेटस करता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रही हूँ जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ चैप्टर से। ठीक है, तो उसको पैक करने में, डिस्पैच करने में कौन हेल्प करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ठीक है, तो जैसे कुछ प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसाइज हो गया तो ये गोल्गी बॉडी में, गोल्गी एपरेटस में स्टोरेज का फंक्शन करेगा, और उसको मॉडिफिकेशन करेगा थोड़ा, मतलब उसको अच्छा बनाने का और वो करेगा, और पैकेजिंग में भी हेल्प करेगा, मतलब प्रोटीन जल्दी से जल्दी सप्लाई होता रहे जहाँ पे भी सेल में नीड है या सेल के बाहर। ठीक है, और क्या फंक्शन करता है, कहाँ पे, पहली बात तो ये पैकेजिंग करके प्रोडक्ट कहाँ रखता है, वेसिकल्स में। वेसिकल्स कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स। ठीक है,
और ये क्या करता है गोल्गी एपरेटस, जो सिंपल शुगर्स होती हैं उनको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इन्वॉल्व इन फंक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो एक स्ट्रक्चर होगा तो उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। लाइसोसोम, ये देखिए आप यहाँ पे टॉप पे लाइसोसोम, ये गोल गोल से आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये लाइसोसोम है। तो इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ये गोल्गी बॉडी इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो ये साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी के बारे में आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइसोसोम मैंने आपको दिखाया था, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वही होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, पेट में होते हैं, जिससे हमारा खाना पचता है, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो लाइसोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं ये आपको जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्यों प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलके बने होते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। जैसे जो भी सेल में वेस्ट होगा तो उसको कौन साफ करेगा, क्लीन अप करने का काम होगा उसका लाइसोसोम का ही होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी सेल हमेशा क्लीन रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी ख़राब चीज़ें होंगी, ख़राब मटेरियल या फिर जो सेल डेड होने वाली होगी या ओल्ड सेल होगी, उसको लाइसोसोम मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है और सेल को क्लीन रखता है, ठीक है। वॉर्न आउट सेल्स मतलब ही यही होता है कि जो पुरानी सेल्स हैं, इंजर्ड सेल हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कोई गोल्गी बॉडी है, पुराना हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसीलिए हैं वो, ठीक है। और भी जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है सेल के अंदर उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। सो यही सब जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे लिखा है, कोई फॉरेन मटेरियल यहाँ सेल में आएगा, ठीक है, तो उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, चाहे वो कोई फूड पार्टिकल हो, ठीक है, कोई फूड पार्टिकल हो या फिर कोई ओल्ड ऑर्गेनेल हो, वो लाइसोसोम में एंड अप होगा जाके, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लाइसोसोम इस चीज़ को डाइजेस्ट मतलब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उनकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कोई बड़ा सा कुछ है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब सेल डैमेज हो जाती है, एक सेल कोई भी है जैसे डैमेज हो गई है, तो लाइसोसोम क्या होगा, उसका फट जाएगा। सेल डैमेज हो गई है तो लाइसोसोम फट जाएगा, और जो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे वो, अब उनका तो काम ही है कि जो भी ओल्ड सेल है या फिर कोई इंजर्ड सेल है तो उसको डाइजेस्ट करना, तो वो खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि उसका वो काम है, वो अपना काम करके ही रहता है। जब वो फट जाएगा तो भी अपना काम करेगा, अब अच्छा से है, मेम्ब्रेन बाउंड है तो भी अपना काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो ये नीट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सुसाइडल बैग कौन से सेल ऑर्गेनेल को बोला जाता है, तो आपको आंसर करना होगा लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें ऐसे 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 कुछ होता है, ठीक है।
तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाते हुए इसलिए चल रही हूँ कि आप बाद में आपको जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में ही ना आया हो, भूल जाओ उसकी लोकेशन कि हम किस सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? ये क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी देता है ना पूरे सेल को, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कवर करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कौन कौन सी? एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है पोरस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है तो इसमें थोड़े छेद से होंगे तो ये पोरस होगी। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन होगी वो डीपली क्या होगी? फोल्डेड होगी। तो आपने जैसे स्ट्रक्चर देखा था तो कुछ इस तरीके का था ना, ये ऐसे 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 इसमें कुछ अंदर से ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली है ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो फोल्डेड होगी क्यों होगी? जो उसमें फोल्ड होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एटीपी का जो जनरेटिंग चैनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी, तो उसका जैसे एक सिंपल सी अगर इसमें गोल गोल है कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसमें अंदर सिंपल सी शीट्स हैं, तो वो ज़्यादा एरिया कंज्यूम करेगा उसमें ज़्यादा, या फिर कोई इस तरीके का फोल्ड है तो इसमें ज़्यादा हो पाएगा ना, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो पाएगी। ठीक है, एटीपी ज़्यादा इसमें जनरेट हो पाएगी और उसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वेरियस केमिकल चैनल नीडेड अ लाइफ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जैसे कोई भी काम होता है सेल में, जैसे एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, O2 बाहर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर बाहर से O2 अंदर आ रहा है या CO2 अंदर से बाहर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसमें सब कुछ में काम करने में एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एटीपी से आएगी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी मतलब, जो करेंसी मतलब क्या होता है? जैसे जो पैसे होते हैं, ठीक है, उनको करेंसी बोलते हैं। तो ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की। ठीक है, उसके बाद क्या है? द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने होते हैं सेल को, ठीक है, या फिर न्यू एटीपी बनाना है, केमिकल कंपाउंड बनाना है, या फिर कोई भी वर्क कर रही है सेल, तो उसमें उसको एटीपी चाहिए होगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो सेल को वैसे ही एटीपी से एनर्जी मिलती है। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे सेल को एटीपी चाहिए होती है इसकी एनर्जी के लिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंज क्यों कहा गया इनको? क्योंकि उनके पास उनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, वो खुद का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर उनका क्या कर सकते हैं? वो खुद अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स बोला गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक डीपली इसको पढ़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स के बारे में हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो प्लास्टिड्स इसमें डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, तो हम उसके बारे में ऐसे ही पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वैसे बुक्स में प्लास्टिड्स का डायग्राम दिया जाता है, और भी जो रेफरेंस बुक होती हैं, तो आपकी जो भी रेफरेंस बुक हो उसमें आप चेक करें या फिर गूगल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टिक्स किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। जैसे हम में अगर हम कहीं इंसानों में प्लास्टिक्स प्रेजेंट होता है तो नहीं प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। हम तो एनिमल्स आते हैं ना, ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें इसके बाद क्या है?
प्लास्टिड्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती हैं। एक होती है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स को बोलते हैं, जो कलर होगा जिसमें ग्रीन होगा, येलो होगा, ठीक है, ऑरेंज होगा, ये ग्रीन येलो ऑरेंज, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। जो ग्रीन येलो पिगमेंट्स होंगे तो किस में होंगे? क्रोमोप्लास्ट में होंगे, ठीक है, तो उनको कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। तो ये आप नोट्स बनाते जाइए, जो भी करना है आपको मार्क करते जाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें वाइट और कलरलेस होगा, या फिर वो वाइट होगा या फिर पूरा कलरलेस होगा, पानी जैसा कलर नहीं होता ट्रांसपेरेंट, वैसा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफिल, जो कि कैसा होता है? ग्रीन कलर। जो प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको जब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर का होने की वजह से इसमें इसको क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होती है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो और भी कलर्स होते हैं इसमें, कौन कौन से? येलो और ऑरेंज, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो किस में होते हैं? कुछ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जिनमें क्या होता है? वो उसमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स उसमें स्टोर होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल, ये सारे इसमें ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट में इंटरनली, मतलब अंदर में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? कैसा होता है? न्यूमरस मल्टी मेम्ब्रेन लेयर होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स की लेयर अप होता है, जैसे एक लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई, ऐसे बहुत सारी लेयर होती हैं, एक दूसरे से एम्बेडेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। These are similar to mitochondria in external appearance, ठीक है। तो ये दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ही दिखती हैं बाहर से, ठीक है। और जो प्लास्टिड होते हैं उनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिखाया ही था, ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें बड़ा सा ये वाला, ये वैक्यूल कहलाता है। ये प्लांट्स में ज़्यादा बड़ी वैक्यूल्स होती हैं कंपैरेटिव टू एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है तो इसमें ज़्यादा बड़ी वैक्यूल है कंपैरेटिव टू एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स काम क्या करती हैं? ये वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या काम करती हैं? सॉलिड और जो लिक्विड होता है कंटेंट सेल्स में, तो उसको स्टोरेज जब सेल में कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, ठीक है ना, तो उसमें कुछ कुछ सॉलिड सब्सटेंस होंगे और कुछ कुछ लिक्विड, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? वो करेगा वैक्यूल, ठीक है। तो ये वैक्यूल स्टोरेज का सबसे ज़्यादा काम करती है, ठीक है। इसको स्टोरेज सैक भी बोलते हैं, ओके। और क्या करती है ये? एनिमल, ये मैंने बताया था आपको, ये एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ की होती हैं और प्लांट सेल में ये लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और कभी कभार तो ऐसा होता है सेंट्रल एक वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, जो कि प्लांट सेल का 50 to 90% सेल वॉल्यूम ले लेती है। जैसे एक ये
सेल हुई, प्लांट सेल, ठीक है, तो इसमें आधी से ज़्यादा एरिया वैक्यूल ही ले लिया, ठीक है, 50 to 90% सेल वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कभी कभार वैक्यूल इतनी बड़ी होती है प्लांट सेल में। उसके बाद क्या है वैक्यूल में, जो सेल वैक्यूल्स होती हैं ऑफ अ सेल सैप प्रोवाइड क्या करती हैं उसको, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। जो प्लांट्स खड़े, जैसे कुछ कुछ आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, वो अपने मतलब अपने बल पे कैसे खड़े हो जाते हैं, उनके पास पैर तो होते नहीं है, तो उनमें कितनी स्ट्रेंथ होती है ना, तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी होती है, ठीक है। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेल, टर्जिडिटी का मतलब होता है फूले फूले से होते हैं ना प्लांट्स, जो आपने देखा हो प्लांट्स की लीफ हो थोड़ी फूली फूली सी रहती है ना, तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट में वैक्यूल्स। और रिजिडिटी मतलब कठोरता थोड़ी सी, जिससे वो अपने बल पे खड़े रह सकें, जैसे स्टेम है वो अपना सीधा रह सके, लीव्स हैं वो अपनी जगह उसकी प्लेस पे रह सके, तो उसको कौन प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ वैक्यूल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनी सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं प्लांट में, वो इस वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से हो गए वो, उनमें से हो गई कुछ अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एसिड्स, और कुछ प्रोटीन जो कि प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्टोर किस में होते हैं, वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेल्स, अमीबा, तो वो तो अपना जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो खा भी चुका होता है, ठीक है, कंज्यूम भी कर चुका होता है, वो भी इन वैक्यूल्स में रहता है अमीबा के, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मतलब ज़्यादा कुछ तो उनमें फंक्शन ही नहीं होता, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है, जो पानी एक्सेस हो जाता है वो स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है, और कुछ वेस्ट होता है जो भी वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद क्या है, each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization and its membrane and organs। इसीलिए कहते हैं कि सारी जो सेल्स होती हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, उसी से वो फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं यही तो सारा काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जगह और उनका फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि एक सेल में कितना सब कुछ हो रहा है। एक सेल में न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है ना, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, कितना सब कुछ काम कर रहा है, ये एक सेल में सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है, ठीक है। और ये क्या क्या काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, हमारे बहुत सारे और बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सब में अलग अलग सेल होती हैं। जैसे लंग्स की सेल रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं, स्टमक होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है ना, तो कितना सारा काम कर रही हैं, ठीक है। और एक बेसिक से बेसिक सेल भी वही काम करती है, ठीक है। और सेल से ही मिलके हमारा एक टिश्यू, जैसे एक सेल हुई, ठीक है, इससे मिलके हमारे बहुत, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कलेक्ट होती हैं तो इसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू से ही मिलके एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जैसे लंग्स हुई, हार्ट हुआ, ये सब ऑर्गन कहलाते हैं। तो एक सेल से ही मिलके तो सब कुछ बना है, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लाइफ की, ठीक है। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग लाइफ, इसमें यही कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी कवर अप कर लेते हैं, क्यों छोड़ें, ठीक है। इसके बाद है सेल डिवीजन, बस छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद हमारा वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो सेल डिवीजन होता क्यों है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन क्यों होता है,
जब जैसे पुरानी जो सेल होंगी जो डेड हो गई होंगी, इंजर्ड हो गई होंगी, तो उसके बाद न्यू सेल्स तो बनेंगी ना। जब एक सेल से 2 सेल मतलब बनती हैं, तो सेल डिवाइड हो रही है ना एक सेल से 2 सेल में, तो इसको ही सेल डिवीजन कहते हैं। और ये सेल डिवीजन क्यों होता है? जैसे पुरानी सेल मर गई, कुछ सेल ठीक है इंजर हो गई, काम नहीं कर पा रही हैं, तो नई सेल तो बनेगी ही ना, तो इसीलिए इसको सेल डिवीजन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस से नई सेल बनती हैं उसे सेल डिवीजन कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, 2 तरह की होती है। कौन सी? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो बहुत सारी सेल्स में होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? इन दिस प्रोसेस द सेल ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में जो भी सेल होगी इसको मदर सेल बोलेंगे। जैसे ये सेल हुई तो इसको मदर सेल बोलेंगे, इसको भी सबको मदर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। सेल को मदर सेल्स बोलेंगे। इससे क्या बन रही हैं? 2 आइडेंटिकल सेल बन रही हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। ये मदर हो गई, इससे 2 सेल्स बनी जो बिल्कुल सेम हैं, उनको बोलेंगे हम डॉटर सेल्स। इन डॉटर सेल्स में क्या होंगे? डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। इनमें जो क्रोमोजोम है, मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम मदर से अपने ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ये मतलब ये क्रोमोजोम हुए, ये ऑफस्प्रिंग में आ गए ना, मदर से डॉटर में आ गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। 4 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल, जितने मम्मी में होंगे उतना मदर से डॉटर में होंगे, ठीक है। और ये किस में हेल्प करेंगे? ये ग्रोथ में हेल्प करेंगे, रिपेयर ऑफ टिश्यू में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनिज्म के ये हेल्प करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। तो ये गैमीट्स वगैरह के बारे में हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आपको बेसिक ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मियोसिस, जिसमें क्या हो रहा है कि मदर सेल से, एक मदर सेल है उससे 2 आइडेंटिकल सेम डॉटर सेल्स बन रही हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम मियोसिस। ज़्यादातर सेल्स में यही होता है। और दूसरी प्रोसेस है कौन सी? सॉरी, ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, जैसे कुछ एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो कैसे डिवाइड होते हैं? कौन सी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं? तो पहले वो क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं, जिसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और वो उनसे ऑफस्प्रिंग बनती हैं, ठीक है। तो वो कैसे डिवाइड होते हैं? जैसे ये एक सेल हुई, ठीक है, तो उनके 2 सेल्स हुई, इससे ये 4 इसकी सेल्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मियोसिस, ठीक है। तो पहले तो ये 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, इसमें 1 से 2 बन गए, ठीक है। फिर ये 2 से 4 बन गए, तो इसे हम कहेंगे मियोसिस। तो ये डायग्राम्स आप जब भी एग्जाम में आए तो ज़रूर बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यही इसमें लिखा है कि सेल डिवाइड बाय मियोसिस डिवाइड 4 सेल्स, ठीक है। इसमें 1 से 4 सेल बन गई हैं, और इसमें 1 से 2 बन रही हैं, इसमें 1 से 4 बन रही हैं। द न्यू सेल्स ऑफ द सेल हैव हाफ नंबर, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इसमें न्यू सेल्स बनी हैं इसमें 2 क्रोमोसोम है। इसमें तो 4 क्रोमोसोम थे, इसमें 2 हैं, और इसमें जो 4 क्रोमोसोम थे ये भी इसमें आइडेंटिकल बिल्कुल सेम था, और इसमें इसकी जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो गया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप बता सकते हैं, आप सोचिए, इसमें लिखा है कि आप और डिफरेंस इसमें डिस्क्राइब करके बताइए। इन प्रोसेस को अभी इसमें सिर्फ शॉर्ट में दिया गया है, डिटेल में नहीं बताया गया है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और ये जो भी प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।